आज हम इनकम टैक्स की दुनिया में थोड़ा गहराई में जा रहे हैं, खासतौर पे ITR 3 फॉर्म पर। ये फॉर्म उन लोगों और HOFs मतलब हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए बेहद ज़रूरी है जिनकी कमाई बिजनेस या किसी प्रोफेशन से होती है। हमारे पास ना एडवोकेट RK परमार द्वारा प्रकाशित काफ़ी डिटेल जानकारी है। इसमें बताया गया है कि ये फॉर्म आखिर है क्या, किसे इसे भरना चाहिए और सबसे ज़रूरी इस साल इसमें क्या नए बदलाव आए हैं। तो आज का हमारा मकसद है ITR 3 की जो थोड़ी जटिल चीज़ें हैं उन्हें आसान बनाना, खासकर उनके लिए जिन्हें अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए बही खाते मतलब अकाउंट्स बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये ITR 3 आखिर है क्या, ये किसके लिए बनाया गया है? हाँ, तो देखिए ITR 3 बेसिकली व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों यानी HUFs के लिए है, जिनकी आमदनी का मुख्य जरिया कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है और जिन्हें कानूनन अपने खातों का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। आप इसे एक तरह का मास्टर फॉर्म समझ सकती हैं। मास्टर फॉर्म मतलब इसमें आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, कैपिटल गेन्स और दूसरे स्रोतों से होने वाली आय, इन सब के साथ साथ अपनी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम भी दिखा सकते हैं, सब एक ही जगह। पर जरूरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति या HUF की बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो वो आमतौर पर इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, समझ गया। तो अगर किसी की बिजनेस इनकम नहीं है तो वो इसे यूज नहीं करेगा। और कौन है जो इसे फाइल नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो अक्सर दूसरे ITR फॉर्म भरते हैं, जैसे ITR 1, ITR 2 या ITR 4। अपनी बाकी इनकम के हिसाब से वो ITR 3 नहीं भरेंगे। और हाँ, ये फॉर्म सिर्फ व्यक्तियों और HUFs के लिए है। कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म्स, LLPs ये सब इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है। और मैंने सुना है इस बार यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए कुछ खास बदलाव भी हुए हैं, कुछ बड़े चेंजेस? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं इस बार। जैसे एक बड़ा बदलाव कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग को लेकर है। अब ना 23 जुलाई 2024 से पहले जो मुनाफे हुए हैं और जो उसके बाद हुए हैं उनको अलग-अलग करके दिखाना होगा फॉर्म में। अरे, ये 23 जुलाई वाली तारीख क्यों? क्या ये फाइनेंस एक्ट 2024 में हुए किसी बदलाव सी वजह से है? संपत्तियों पर टैक्स की दरों में या उनकी गणना के तरीके में कुछ बदलाव किए गए थे और ये बदलाव 23 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। इसीलिए इस तारीख से पहले और बाद के लाभ को अलग-अलग रिपोर्ट करना अब जरूरी हो गया है। टैक्स पेयर्स को इसका ध्यान रखना होगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और वो शेयर बायबैक के बारे में भी कुछ था शायद? हाँ, वो भी कैपिटल गेन्स से ही जुड़ा एक पॉइंट है। 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर किसी को शेयर बायबैक पर कैपिटल लॉस होता है, मतलब नुकसान होता है, तो वो उसे क्लेम कर पाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि उससे जुड़ा जो डिविडेंड इनकम है वो अन्य स्रोतों से आए या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में दिखाया गया हो। तो ये छोटी-छोटी टेक्निकलिटीज हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अच्छा, और एक और बड़ा बदलाव शायद संपत्ति और देनदारियों मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज की रिपोर्टिंग लिमिट को लेकर है। पहले ये शायद 50 लाख रुपए थी। बिल्कुल सही कहा। पहले ये सीमा 50 लाख रुपए की कुल आय थी, अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की कुल आय तक कर दिया गया है। मतलब अब जिनकी कुल आय यानी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सिर्फ उन्हें ही अपनी सारी संपत्ति और देनदारियों का पूरा विस्तृत ब्यौरा देना होगा। जिनका उससे कम है उन्हें ये सब डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मकसद क्या बताया जा रहा है? पारदर्शिता? हाँ, कहा तो यही जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो हाई इनकम वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। हालांकि कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या ये वाकई पारदर्शिता है या सिर्फ रिपोर्टिंग का बोझ कुछ लोगों से हटाकर कुछ पर डालना है, पर नियम तो यही है। सही कहा। अच्छा, पारदर्शिता की बात तो हुई, लेकिन क्या सरकार ने किसी खास बिजनेस के लिए नियम थोड़े आसान भी किए हैं? वो क्रूज बिजनेस वाला कोई मामला था? हाँ, वो एक अलग तरह का स्पेसिफिक बदलाव है। बजट 2024 में एक नई धारा सेक्शन 44 BCBC पेश की गई थी। उसे अब ITR 3 फॉर्म में शामिल कर लिया गया है। ये बेसिकली क्रूज बिजनेस चलाने वालों के लिए अनुमानित कराधान यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से जुड़ा है। अनुमानित कराधान वो क्या होता है? आसान भाषा में कहूं तो जो नॉन रेजिडेंट क्रूज ऑपरेटर्स भारत से यात्री उठाते हैं या माल ढोते हैं, उनकी जो कुल कमाई होगी यहाँ से, उसके सिर्फ 20% हिस्से को ही उनका टैक्सेबल प्रॉफिट मान लिया जाएगा। इससे उन्हें वो जटिल अकाउंट बुक्स रखना और ऑडिट करवाने की जरूरत कम हो जाती है।
एक तरह से सरलीकरण है उनके लिए। अच्छा, ये तो उनके लिए काफी राहत की बात होगी। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, फाइल करने की आखिरी तारीख है क्या है इस बार? इसमें भी कोई बदलाव है? जी, इसमें भी एक अहम बदलाव है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जिन मामलों में टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होती, उनके लिए जो आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई 2025 हुआ करती थी, उसे अब बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है। ओह, ये तो अच्छी खबर है। थोड़ा और समय मिल गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ नॉन ऑडिट केस के लिए है। जिन खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए आखिरी तारीख वही है, 31 अक्टूबर 2025। और हाँ, देर से फाइल करने पर पेनल्टी तो लगती ही है। पेनल्टी कितनी? अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए तक है, तो 1,000 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आय 5 लाख से ज्यादा है, तो पेनल्टी 5,000 रुपए तक हो सकती है। तो समय पर फाइल करना ही बेहतर है। मतलब एकदम साफ है कि ITR 3 भरने वालों को न सिर्फ अपने खातों का हिसाब बहुत बारीकी से रखना होगा, बल्कि टैक्स नियमों और फॉर्म में जो ये लगातार बदलाव हो रहे हैं, उनसे भी अपडेटेड रहना पड़ेगा। और ये सिर्फ ऑनलाइन ही फाइल हो सकता है, राइट? जी हाँ, ITR 3 सिर्फ ऑनलाइन ही फाइल किया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC का इस्तेमाल करके फाइल करें, या फिर आप बिना DSC के फाइल करके बाद में ITR-V फॉर्म को साइन करके बैंगलोर भेजें, या आधार OTP वगैरह से E-वेरीफाई करें। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सिर्फ ITR अपलोड कर देना काफी नहीं होता। अच्छा जी, जब तक आप उसे वेरीफाई नहीं करते, चाहे फिजिकली ITR-V भेजकर या इलेक्ट्रॉनिकली, तब तक आपकी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है। वेरिफिकेशन अनिवार्य है। तो कुल मिलाकर ITR 3 की दुनिया इस साल थोड़ी और कह सकते हैं पेचीदा हो गई है। ध्यान रखना और समय पर फाइल करना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये टैक्स कानून बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उनका पालन करना, मतलब कंप्लायंस, वो और भी जटिल होता जा रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या टैक्स पेयर्स को खुद अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय समझ बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि वो इन सब बदलावों को खुद समझ सकें, उनसे निपट सकें, या फिर क्या ये बेहतर है कि वो पूरी तरह से टैक्स प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या वकील, उनकी सलाह पर ही निर्भर रहें? ये सोचने वाली बात है कि सही संतुलन कहाँ है, खुद समझने में और एक्सपर्ट पर निर्भर रहने में। वाकई ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हर टैक्स पेयर को शायद सोचना चाहिए। आज इस सारी जानकारी और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये चर्चा हमारे सुनने वालों को ITR 3 को बेहतर ढंग से समझने में मददगार साबित होगी।